सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने को तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत बहुत अजीब सी लगने लगी थी। मुझे अपने आप पर बहुत कमजोरी और थका थका सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ऐसा यकीनन लगातार बेआरामी और काम के ज्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेजी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग रहा था क्योंकि मैं तैयार होने में काफी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर खुद को जाहिर तौर पर अच्छा खासा बदलकर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी ही थी जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आती थी। मैं सर झटक कर भागी भागी घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैंने खुद पर बहुत से मर्द की नज़र अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि इस दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस करके भी नजरअंदाज करना पड़ रहा था, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरी हालत ज्यादा न बिगड़ जाए और मेरा डर इसी रोज सच साबित हुआ था जब मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी और जो थोड़ा बहुत मैंने खाया पिया था वह सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज मैंने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज की छुट्टी की दरख्वास्त की। मुझे छुट्टी बहुत मिन्नतों से मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंची थी। किस्मत से जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे और वह मेरी हालत देखकर नाराज होने लगे कि मैं ऐसे हुलिया बदलकर काम कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी रोज रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था, इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। बने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल में मेरी हालत थकान और कमजोरी की वजह से थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफी हद तक ठीक भी था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतनी थकान और कमजोरी क्यों होने लगी है। ना मेरा काम इतना ज्यादा था, ना ही मेरा काम थकने वाला था और ना ही खाने पीने की चोट थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले रोज मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ न कुछ खाती रहती ताकि कमजोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात का खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेंगे, लेकिन वह खामोश रहे और मैं घर से रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निढाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में गिर गई थी जिसमें ना मैं काम कर सकती थी, ना ही आराम कर पा रही थी। ना जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का था। मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हाल में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी तो रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया था। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती और चक्कर आते रहते। अभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने का सोच ही रही थी कि एक रोज काम के दौरान ही मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वही बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जगा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी में मुझसे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तब डॉक्टर ने मुझे सब सुनकर अजीब सी बात कही। वह बोले कि तुम्हारी जो हालत है, इसे देखकर मुझे लगा तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। फिर यह सब मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात के दरमियान उन्हें रोककर सवाल किया कि मेरी इस हालत की वजह क्या है। खाने की मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिन से बहुत कमजोरी से उल्टियाँ और चक्कर क्यों आ रहे थे। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हक्का बक्का सी डॉक्टर को देखती रह गई थी। मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ।
मेरा घराना कोई गरीबी में जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहतर हालात में रहते थे। मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई। उसकी वजह से वह अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बुरे होने लगे। मेरे बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं खत्म होती थी। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखती थी और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरा यही हुस्न मेरी कमाने की जरूरत में आज आ रहा था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के मर्दों की नजरों में मेरे लिए बेबाकी साफ नजर आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों की अपने जिस्म के आर पार जाने वाली नजरों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी। मगर मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत न करती तो मेरे बहन भाई घर में पड़े पड़े ही भूखे मर जाते। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी हो गई, एक कोने में पड़ी रहती थी और उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी यह मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैं अपनी कम पढ़ाई की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी, मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता था और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर बदर धक्के खा रही थी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं तरीके से नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था मैं तेजाब से अपना यह हुस्न दागदार कर लूं, मगर मुझ में हिम्मत पैदा नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने खानदान का रुख किया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खाते पीते थे और उनके जवान बेटे भी अच्छी नौकरियां पर थे। मैंने ताऊ के घर जाकर जब उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस में मुझे चंद नोट पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना भी बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान लिया और घर ले गई। मगर कुछ दिन बाद एक रोज अचानक ताऊ अपने बेटे के साथ आज आ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से की वह सुनकर मेरे सर पर पूरे घर की छत आ गिरी थी। मेरे सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ यह भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद मेरे घर का खर्च उठाएगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मेरा वह कजिन मुझसे उम्र में दुगना बड़ा था और अय्यास किस्म का था। इसकी पहली भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों बीवियों को वह शादी के कुछ महीने बाद ही बगैर किसी की वजह से तलाक दे चुका था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे ताऊ गए तो मेरे माँ बाप मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था। मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल में मैं बहुत खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपना सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुंचा दिया। मेरे माँ बाप की तरह मेरे ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार में नहीं लाए थे। उल्टा मेरे बाप को मुझे समझाने को कहा। मेरे बाप मुझसे हर वक्त लड़ने लगा था। मैं दिमागी दबाव में घिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, यह रिश्ता हम सबके लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फायदा है, क्योंकि मेरा कजन बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटी बहन भाई की गरीबी भरी जिंदगी पर थक कर मैंने हामी भर दी। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूंगी कि मेरा कजिन मेरे घर वालों को हर महीना खर्च हर हाल में देगा। जब मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कजिन घर की पिछली तरफ गलियारे में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने अपने कजिन के मुंह से अपना नाम सुना तो वही ठहर कर रुक गई और जो बातें इस रोज मैंने अपने कजिन की सुनी थी वहाँ मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे वजूद सुनसा रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग आई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप मेरे नखरों पर मुझे बोल रहे थे और मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी। मेरा कजिन मेरा सौदा तय कर रहा था। वह बोल रहा था कि इसकी पहली 2 बीबियां अच्छे घर की थी, तभी इसका साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर इसके चाचा की बेटी सुमन यानी मैं जिस कदर हसीन हूँ इतनी ही मजबूर हूँ। वह मेरे घर वालों को महीने में चंद रुपए देकर मेरा मुंह बंद करके रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे
बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई थी, मगर मेरे माँ बाप उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगे कि ऐसे इज्जतदार मर्द का क्या फायदा जो नशा करके अपना शौक पूरा करता रहा और इसके बच्चे भूख से मर जाए। मेरे माँ बाप की नज़र में यह काम बुरा नहीं था। वह अपनी मानने को तैयार नहीं था कि मेरा कजन मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनका यकीन था मेरा कजन सिर्फ मुझे अपने से बड़े लोगों से मिलवाने का शौक रखता होगा। इस सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदलकर को लड़के में डाल लिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैंने वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतजाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी शख्सियत छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र सताती रहती। मेरे चेहरे की नजाकत और लड़कियों वाले अंदाज सबको हैरान करते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इस सबसे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहाँ हो जाती थी। मगर मैं जानती थी ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक रोज मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनसे वह चाहकर भी पीछे नहीं छुड़वा पाती और मुझे बहुत संभल संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरह से लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वह सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते थे और रात को बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें सिर्फ एक लड़का रोहित था, जो पहले रोज से मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और इसका ताल्लुक कानपुर शहर से था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसकी 3 बड़ी बहनें थी जो शादीशुदा थी और वह एक लौता भाई था। इसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वह किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्यों सोचा था। इसका कहना था कि वह आजाद रहना पसंद करता था और उसकी नज़र में यहाँ रहना है इसकी आज़ादी थी। क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी और कोशिश करती थी कि जब वह सब सो जाए तब जाऊं और उनके जागने से पहले जाकर निकल जाया करूं। मैं अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी। लेकिन मैं यकीन से थी, क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजारकर कोई मसला नहीं होता था, मगर काम पर जाकर मैं अभी उन्हीं मसलों में घिर गई होती थी। मुझे अक्सर काम का बहाना बोलकर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता। 1-2 बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया हुआ था। मुझे हर वक्त डर सताता था कि कभी मैं खुद को ना बचा पाई तो ना सिर्फ इज्जत जाएगी, बल्कि मेरी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था और अब तक जो मैं महफूज थी, इसमें भी ऊपर वाले की मदद मेरे साथ थी। मैंने पहले महीने तनख्वाह मिलते ही घर जाकर घर वालों को खर्च दिया। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज थे, क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता खत्म कर लिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज ऐसे हालात का सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर लम्हा डर में गुजरता था। मेरा बाप मुझे बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि मैंने वहाँ पैसे कहाँ से और कैसे कमाए हैं। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वाले से कहा मैं बस हॉस्टेस की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया, मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपने कजिन से शादी कर लूं। शायद मेरे कजिन ने मेरे बाप को कोई पट्टी पड़ा दी थी, जिनकी वजह से वह बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार ना थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने में खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी जरूरत का सामान लेकर देती।
इस सब से मेरी माँ की नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वह मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतजार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ देती थी ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा और सब खुश रहने लगे हैं। मगर मेरी यह सोच भी जल्द खत्म होने वाली थी जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची और घर का सुकून तहस नहस देखकर गमजदा हो गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीजें उठा उठा कर फेंक दी। सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने पर तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी कि ना जाने बाबा को क्या हो गया था। जब मैंने अपने बाप से उनके गुस्से की वजह पूछी तो उनके गुस्से से भरे जवाब ने मुझे गुमसुम कर दिया था, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाप को यह बात किसने बताई थी, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली शहर जाना ही नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाऊं और उनसे माफी मांग लूं। मैं अभी इस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे कि वह मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार पहली रोज ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने बनाकर टिफिन में दिए और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज मैं वापस जाते हुए सारे रास्ते रोती रही और मैं जानती थी मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का एहसास कम करने की कोशिश करती है। मैं इतनी बेरहम दिल हो गई थी कि अब सोच लिया था कि दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और इसी बार घर लौटने पर 2-3 हफ्ते बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं रोजाना की थकान और कमजोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ रोज तो अपनी तबीयत खराब को नजरअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत खराब हुई और मुझे उल्टी आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ा था, क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होश और हवास से बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं सो सकती थी। मुझे डर था मेरी लापरवाही से मेरी असलियत मेरे सामने रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। और जब मैं एक रोज काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वह मेरे लिए कयामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अरसे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। और अब मेरे जिस्म में जहर की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके असर जाहिर होने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी। मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी ना थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा, यह भी समझा दिया कि अभी वह जहर इतना नहीं फैला कि मैं संभल ना सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था और अगर मैं सावधानी बरतूं तो बच सकती हूँ, मगर मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टियां ले ली और घर जाने की बजाय वही क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैं इतनी घबरा गई, उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांगी। वह भी फिक्रमंद हो गया। फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज जो खाना पीना करती हूँ उन चीजों का लेबोरेटरी से टेस्ट कराऊं, ताकि मुझे खबर हो सके कि मुझे किस चीज में जहर दिया जा रहा है। इसके मशवरे पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह जहर इस दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं सदमे से टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने इसी रोज घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और ख्वाहिशात तबाह कर उन सबके लिए कमा रही थी और कई मर्तबा मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत मुझे सदमे से पागल कर रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देख कर गई। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी भी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की। मैं भी थक गई थी। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे यह जहर दे रहा था। मैं और मेरी परेशान माँ बैठे हुए सोच रहे थे। ख्याल आने पर अपनी छोटी बहन भाइयों से सवाल किए तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई
वह मेरा वजूद बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी, मेरे बाबा इसमें कुछ मिला देते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार मेरे बाबा को देखा, मगर वह बच्चा था, इसलिए समझ नहीं पाया। मेरे बाप घर आया तो मैंने उन्हें जहर देने की वजह पूछी। मेरा बाप मुकरने की कोशिश कर रहा था, मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वह सच उगल गया। मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे इनकार के बाद से ही मेरे बाप को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझ जैसी मजबूर और हसीन लड़की को वो गंवाना नहीं चाहता था। इसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया था, और जब मैं तब भी हाथ ना आई तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया था कि मुझ जैसी बेटी पर बंद लग सके। मैं यहाँ सब सुनकर दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा। मैं अब बहुत मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रोहित ने मुझे जाता हुआ देखा तो मुझसे सवाल किया। मैं इसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वह सब सुनकर मुझ पर दीवाना हुआ और मुझसे शादी की दरख्वास्त की। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों कमाकर मेरे घर वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।